नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस मौके पर नागरिकों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसी विभिन्न स्थानीय समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से सीधे अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योजना में SC/ST महिलाएं, दिव्यांग और गरीब प्राथमिकता है और उन्हें रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। मंत्री ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस नेताओं को अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले SC/ST महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा राहुल जी और खड़गे जी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। अंबाला से ये बड़ी जानकारी। तो अंबाला में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हरियाणा के अंबाला से, जहां 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं हरियाणा के अंबाला से, जहां DAV केंद्रीय विद्यालय और AC जैन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच शुरू है और आरोपी की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के अंबाला से बता रहे हैं, जहां ईमेल के जरिए 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर अंबाला से, जहां अंबाला में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा के अंबाला से हमारे साथ सानिया सोपती संवाददाता जुड़ गई हैं। सानिया, अंबाला में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अंबाला में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए, क्या कुछ अपडेट है सानिया? तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। DAV केंद्रीय विद्यालय और AC जैन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना पर अंबाला पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। स्कूलों में फिलहाल की जा रही है जांच पड़ताल। हरियाणा के अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए। ये DAV केंद्रीय विद्यालय और AC जैन स्कूल शामिल है, जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हरियाणा के अंबाला से, जहां पर 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो स्कूलों में फिलहाल की जा रही है जांच पड़ताल। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा के अंबाला से, जहां 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। DAV केंद्रीय विद्यालय और AC जैन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की तलाश
लगातार जारी है। तो सानिया सोबती हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है NSC9 न्यूज पर। सानिया, 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है अम्बाला में ईमेल के जरिए, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? 7 स्कूलों को सुबह बॉम्ब जो है वो ईमेल के जरिए मिला है और इसमें ब्लास्ट का टाइम जो है वो दोपहर को 2:12 का बताया गया है। हालांकि जब से ये थ्रेट मिला है तो कई स्कूलों में तो छुट्टी कर दी गई है, तो कई स्कूलों में पूरे तरीके से पुलिस जो है वो मौजूद है, चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है और इसके साथ साथ बॉम्ब की टीम, पुलिस और सब कुछ भी मौके पर है और लगातार जांच करती हुई पुलिस जो है वो दिखाई दे रही है। एक बड़ी संख्या में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई ईमेल के जरिए, तो क्या स्कूलों को खाली करा लिया गया है? जो सुबह लगभग 7 स्कूलों को अम्बाला के ऐसे ही मेल जो है वो मिली थी। इसके बाद कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, तो कईयों में पूरे तरीके से जांच के बाद ही बच्चों को जो है स्कूल के अंदर दिखाया गया। हालांकि ट्रैफिक कॉन्सेप्ट की टीम रही है, पूरी तरीके से जांच इस वक्त चल रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सानिया सुबेत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की है। इस दौरान हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने कहा, प्रदेश में अपराध और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और हरियाणा में कई गैंग एक्टिव होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 21 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा, मंत्री पद पर रहते हुए उन्हें संयम से बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। यही तो काम है इनका। लेकिन चुनाव से पहले तो वायदा किया था सारी महिलाओं को देंगे 18 साल से ऊपर, उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। अब जब सरकार बन गई अब 1 लाख की लिमिट लग कर दी, फिर कर दिया 1,60,000 कर दी, लेकिन मिलेगी उनको जिनकी जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए। ये तो तमाशा बना रखा है। मतलब ये ऐसे काम अड़चने आएंगे जो देना ही नहीं पड़ेगा। झूठे वायदे करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में किसान को कहा था 2022 तक दुनिया आमदनी कर देंगे। आमदनी तो छोड़ो, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। यहाँ जो फसल खराब हुई उसका अब तक कंपनसेशन नहीं मिला। मनरेगा का नाम चेंज किया है। मनरेगा का नाम चेंज किया है। हाँ, नाम चेंज की तो बात नहीं है, उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितने को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितने को दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सिंगल। तो ये तो पहले से बना रहे हैं जो गरीब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित बीबी राम जी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीबी जी राम जी मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्वरोजगार और स्थायी आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गाँव को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं महिलाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में विकास एवं पंचायती राज मंत्री किशन लाल पवार सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में प्रतिभागी भी मौजूद रहे। अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के तौर पर आज हजारों की संख्या में आज श्रमिक भाई आए और वे बड़े मन से इसका स्वागत भी किया और इसमें गारंटी भी दी गई है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की इसमें रोजगार की गारंटी दी है। इसके अलावा कोई कर्मचारी श्रमिक अप्लाई करता है और 15 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको 100 रुपये उसको भत्ता दिया जाएगा और उससे ज्यादा समय लग जाता है उसको डबल कर दिया जाएगा। और पूरे देश में लगभग 30 ऐसे स्टेट हैं जो मनरेगा के तहत जो कार्य कर रहे हैं। आज बीबी जी राम जी के तहत उसमें हरियाणा प्रदेश सब दे रहा है और इसमें जो हमारे कर्मचारी भाई हैं
उसमें भी 6% से 9% उसमें इजाफा किया है, जिससे उनको भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए इससे आज पूरे देश के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको पूरी गारंटी होगी। और 6 मास का अवकाश पीरियड भी, जैसे कृषि भूमि का जब समय आता है तो कुछ हमारे को बड़ी दिक्कत आ जाती है श्रमिक भाइयों की, उसमें भी वो 6 महीने काम कर सकेंगे। जो लोग कुछ प्रदेशों में रोजगार ना मिलेगा, जैसे प्लान करके दूसरे स्टेटों में जाते थे, उससे भी इसमें रुकावट मिलेगी। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन दूसरे दिन भी जारी है। अभी मुक्तेश्वरानंद प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर पालकी और भक्तों के साथ गंगा स्नान को लेकर हंगामा हो गया था। इस दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। स्नान के लिए आगे बढ़ने से रोके जाने और वापस लौटाए जाने के बाद से ही जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है, जबकि अनशन लगातार जारी है। तो यूपी के प्रयागराज में प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन विवाद बढ़ गया था। पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर पालकी और भक्तों के बीच गंगा स्नान को लेकर हंगामा हो गया था और इसके बाद उनको लौटा दिया गया था, जिसके बाद वे अनशन पर लगातार बैठ गए हैं और आज अनशन का दूसरा दिन है। अभी तक प्रशासन जो है इस मामले में कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाई है, जबकि अनशन उनका लगातार जारी है। तभी मुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है, वे अनशन पर लगातार बैठे हैं और उनका मांग है कि प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ उनको ले जाए और गंगा स्नान करवाए। तो यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुआ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद जो जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, वे धरने पर बैठ गए हैं। आज उनके धरने का दूसरा दिन है। वे प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल के साथ उनको गंगा स्नान कराया जाए। जब तक उन्हें प्रोटोकॉल के साथ स्नान करने की अनुमति नहीं मिलती, वे धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर पालकी और भक्तों के साथ गंगा स्नान को लेकर हंगामा हो गया था। इस दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। स्नान के लिए जब आगे बढ़ा जा रहा था, तभी उन्हें लौटा दिया गया, जिसके बाद अनशन पर स्वामी जी लगातार बैठे हुए हैं और प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मामले पर अभी तक इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शम्स ताज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मौनी अमावस्या के दिन किस बात को लेकर पुलिस और शिष्यों के बीच टकराव हुई, क्या विवाद हो गई थी, जिसके कारण जो जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं धरने पर बैठे हैं और आज उनके धरने का दूसरा दिन है? इसे कल से ही जब वो अपने स्नान के लिए जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने उनको भीड़ का हवाला देकर उनकी गुजारिश की रोकी कि आप यहाँ से पैदल चले जाइए। उसके बाद आगे से जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की भीड़ है, बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भीड़ घाट की चारों तरफ। तो इसको देखते हुए पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोके, उनके रथ को रोका, लेकिन उनके जो समर्थक थे वो बैरिकेटिंग को हटाकर उसको घुसने की पूरी कोशिश की थी, जैसा कि विजुअल में भी दिख रहा है। तो उसके बाद पुलिस ने जो है उनको जो है थोड़ा सा बल पूर्वक जो है चारों तरफ घेरे में लेकर के और उनकी रथ को जो है वहाँ से दूर कहीं ले जाके छोड़ा है। उसके बाद फिर जाके वहाँ पर व्यवस्था बनी जो अव्यवस्था हो गई थी। कल ही से शाम से शंकराचार्य जी धरने पे बैठ गए हैं बिना खाए पिए और उनके साथ जितने अनुयायी हैं वो सारे लोग बैठे हुए हैं। कल से धरना उनका चल रहा है। आज धरने का दूसरा दिन है, अनशन पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य कैसा है उनका अभी और किस तरह से प्रोटोकॉल की मांग कर रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए? उनकी मांग ये है कि जो प्रशासन ने उनके साथ और उनके अनुयायी के साथ जो व्यवहार किया है उसके आगे प्रशासन के आला अधिकारी क्षमा मांगे और उनको उसी तरीके से जैसे उनका स्नान था और उसी तरीके से उनके रथ को ले जा करके घाट पर उनको स्नान कराएं। कराने के बाद वो अपना
धरना तोड़ देंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनके संपर्क में नहीं आया है और धीरे धीरे उनके जहाँ पे वो सेक्टर 4 में उनका कैंप है, उस कैंप के बाहर ही कल से बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे और उनके अनुयायी हैं सब सड़कों पे जमीन पे भी लेटे हुए हैं इसी इंतजार में कि हमारी मांगे सब पूरी होंगी तब जाके हम लोग उठेंगे, लेकिन नहीं उठेंगे। चलिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए संस्था आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन लगातार जारी है और आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। वे प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद से लगातार जो है वे अनशन पर बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल दी जाए और उसके बाद वे गंगा स्नान करने जाएंगे। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जो हैं लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की अनुमति दिया जाए। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन हंगामा हो गया था। मौनी अमावस्या के अवसर पर पालकी और भक्तों के साथ गंगा स्नान को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। स्नान के लिए आगे बढ़ने से रोक और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए ऋषि महामंडलेश्वर महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज़ पर। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के दौरान हुए विवाद के बाद जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं अनशन पर बैठे हैं, प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ऋषिदास अजय महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हेलो जी जी, ऐसा है कि ये बहुत सुनियोजित जो है षड्यंत्र चल रहा है जी, सनातन के खिलाफ जो है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है जिसमें विपक्ष जो है इनको मोहरा बना रहा है और इनके माध्यम से जो है ये पूरी तरह से जो है इसका मैं खुलासा करूंगा कि किस तरीके से ये पूरा सुनियोजित तरीके से स्नान का ये तरीका इनने लाया और ये सारे जो कहानी रची गई है, तो ये एक स्क्रिप्ट के हिसाब से ये सब चल रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकार को डैमेज किया जाए, योगी जी को किस तरीके से डैमेज किया जाए और सनातन को किस तरीके से जो है हाशिए पे लाया जाए और विपक्ष को किस तरीके से इंटरनली जो है आगे लाया जाए। तो ये सब विपक्ष की रणनीति है कहीं न कहीं जो है, और इसकी मुझे पूरी जानकारी भी है। मैं समय आने पे इसका खुलासा भी करूंगा। सर, संतों के लिए प्रोटोकॉल के साथ गंगा स्नान की मांग को आप कितना उचित मानते हैं और आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब वहाँ पे इतनी भीड़ है, पिछली बार कुंभ में जो है आपने देखा कि वहाँ पे इतनी भगदड़ मची, लोग मर गए, तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि भाई इस टाइप की घटना दोबारा न हो। इस पूरी घटना जगत में प्रशासन से कहाँ चूक हो गई आपकी नजर में? जी, ये जो है जब उनको कहा गया प्रशासन के द्वारा कि आप महाराज जी पैदल जाइए, आप अपना रथ न ले जाए जो है, लेकिन उन्होंने इस बात को जो स्वीकार नहीं किया, वो जिद किए उन्होंने जो है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं वहां पे आशंका प्रशासन को थी, इससे कोई बड़ा नुकसान न हो जाए, कोई जनहानि न हो जाए, इसलिए शासन ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनने उसको एक इशू बना दिया जो है, एक उनको मुद्दा चाहिए था और ये मुद्दा उनको मिल गया। जी, ऋषिदास अजय महाराज जी, अभी आप NSC 9 न्यूज से जुड़े हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, तो इस समय आप प्रशासन और सरकार से NSC 9 न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन जो है वो तो जनहित में काम करता है और जनहित में योगी जी से बढ़िया अभी कोई काम कर नहीं रहा यूपी के अंदर जो है। उन्होंने जो काम किया है वो तो स्वयं संत है, वो जानते संत की मर्यादा क्या है, तो वो उस मर्यादा से बाहर जाकर के तो कोई काम नहीं कर रहे ना। जी जी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज और जनता को बचाने के लिए कोई भगदड़ हो जाए, कोई घटनाक्रम हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया होगा वो उचित उठाया होगा। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ऋषिदास अजय महाराज जी आपका बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अब खबर धौलपुर से सामने है, जहां सैपऊ उपखंड क्षेत्र के गांव राजा का नगला में मुख्य नहर से हो रहे सीपेज ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नहर से रिसकर आ रहा पानी खेतों में भर जाने के खड़ी गेहूं की फसलें जो है जलमग्न हो रही हैं और फसल खराब होने का खतरा मंडराता जा रहा है। इस समस्या से आक्रोशित किसानों ने मुख्य नहर की पुलिया पर एकत्र होकर जल संसाधन विभाग, तहसील और उपखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। किसानों का ये आरोप है कि लंबे समय से सीपेज की शिकायत की जा रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते अब तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं मिली। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सीपेज बंद कर फसल नुकसान का आकलन नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। समस्या इतनी है, 100-200 बीघा तो जमीन नष्ट हो गई है और जब पानी के तो बंद होना चाहिए, नहीं बंद हो तो वहाँ तो गाँव का बिल्कुल सत्यानाश हो। 3 साल से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो वहाँ उपखंड कार्यालय नहीं गए, तहसीलदार साहब के पास नहीं गए थे क्या? अगली बार हमने 2-3 दिन पहले फिर मीडिया पर निकाली, सब व्यवस्था तो कुछ सुनवाई न कर रहा, कुछ न कर रहा। MLA साहब के पास गए, वहाँ समन जी के पास बिना खजू कर रहे, वहाँ तो काम बिल्कुल बस्ट है। वहाँ गाँव को तो खम काम वोट ले भी सका तो यहाँ जाएंगे पर काम बिल्कुल बस्ट कर देंगे तो हम काम को आए कोई ये परेशानी है, पानी की परेशानी। काट तो सुन लो भाई ना है और बैसाखू खत्म है। बाजरे की फसल नहीं हुई थी? नहीं गई है और उनका राशन ना मिलता, तुम्हारी से कछु ना मिलता, कई को तो फौरा मटा रहे हैं तो कछु ना मिल रहा। अब फिर खाने के लिए परेशानी होगी। हमारा राशन ना मिल रहा, दुनिया राशन मिल रहा सरकार से। जो परेशानी है फसल तो भाई गिर चली, बिल्कुल गिर गई। कैसे गिर गई? पानी थे, शीले देते नहर में थे पानी। आगे के किसान पानी मांग रहे हैं और आप मना कर रहे हो, तो ऐसे कैसे बताओ? क्या बात है तो हमारे परपन बांधो, पानी फेंकने की कोई सिस्टम दो बनी। यानी खेतों की समस्या को लेकर 2 दिन तक हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं। अगर 2 दिन में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे तहसील पर। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारी ये हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, खेत जलमग्न हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है? ये हमारा आंगी बांध से आ रहा है, नहरों से सीपेज हो रही है खेतों की। हमने JN साहब को आज से 2 दिन पहले भी फोन कर चुका है, लेकिन कोई ना सुनवाई। उन्होंने फोन से हमें आश्वासन दिया कि हम संडे को आएंगे। इधर धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में पड़ाका गांव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। अहले सुबह एक पक्का मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे घर के अंदर सो रहे भाइयों के परिवार के साथ लोग मलबे में दब गए। हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 10 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू किया गया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पड़ाका गांव में देवी सिंह सनोफ लाखन का मकान था जी। वो उसमें 2 कमरे थे, तो एक कमरे में तो दूसरे परिवार के सो रहे, इसमें ये सुबह के करीब गया है तो अचानक वो पट्टियां भरभरा के गिर गई। ये ढह गया मकान? मकान ढह गया, इसमें इसकी दबने से इसकी मृत्यु हो गई। और इसमें घायल भी है? बच्ची इसकी घायल है जी, उसको इलाज के लिए भर्ती है पड़ाका गांव में देवी सिंह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी साझा करने के लिए संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मकान अचानक भरभरा कर गिर गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई है। एक दुखद खबर है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या अपडेट है अभी इस पे? जी आपको बता दूं, आपका धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के पड़ाका गांव में आज कल सुबह हुआ है बड़ा हादसा। अचानक पक्का मकान ढहने से 2 भाइयों के परिवार के करीब 7 लोग मलबे में दब गए और ग्रामीण और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया, लेकिन 32 वर्षीय देवी सिंह बघेल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी 10 वर्षीय बेटी किरण घायल है, जिसका सैपऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बाकी सभी परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन और पंचायत के लोग मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। आपको बता दें कि सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। राहुल, 7 लोग दब गए थे, एक घायल होने की भी खबर आ रही है, एक बच्ची घायल हुई है, तो घायल की क्या स्थिति है अभी? अब घायल का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में और हालत में सुधार है। चलिए, प्रशासन ने क्या मलबा हटा लिया है और प्रभावित परिवारों को के लिए राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से?
प्रशासन की तरफ से वहाँ पटवारी और तहसीलदार को जिला कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए, वो पूरी जांच पड़ताल में जुटे, क्या कारण रहे मकान गिरने के। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। इधर मेरठ के रोहटा ब्लॉक के गांव घसौली से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 27 वर्षीय मेजर शुभम सैनी का देहरादून चक्राता मार्ग पर सड़क हादसे में निधन हो गया। मेजर शुभम सैनी भारतीय सेना में तैनात थे और हाल ही में चक्राता में पदस्थ भी थे। हादसे में उनकी कार खाई में जा गिरी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गई है। गांव में सदमा है, शोक की लहर दौड़ गई है। कल सुबह 10 बजे हम लोग तो नॉर्मल थे यहाँ पे। कल सुबह 10 पता चला कि मेजर शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, अब ये नहीं रहे ऐसे करके। पहले तो उन्होंने बताया नहीं कि इसको फ़ोन नहीं लग रहा, तो वही साहब का फ़ोन आया था। किसी साहब ने बताया कि इस तरह का जो है वहाँ पे बोला आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और वो बोला ख़त्म हो गई। कल 10 बजे करीब पता चला था। थोड़ा बता दीजिए कब ज्वाइनिंग हुई थी, कैसा इसका स्वभाव बताया? ये तो 2019 में पासिंग आउट हुआ था IMA से, और 2015 में एनडीए में ज्वाइन किया था। अभी 3 विकास के साथ ड्यूटी कर रहे थे। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और जिनमें से ये बड़े वाले से छोटा था। ये बड़े वाला क्या करता है? बड़े वाले IT कंपनी में काम करते हैं, जो गुड़गांव में है वहाँ पे। तो बेटी क्या करती है? बेटी भी आर्मी स्कूल में पढ़ाने जाती है इसमें। शुभम के कितने बच्चे हैं? शुभम अभी अनमेरिड है, 3 लोग अनमेरिड है। तो आगे और क्या सोचती है शुभम की, क्या सपने थे? तो परिवार के साथ रहते ही हैं, भगवान ने बीच में सपनों का ही वो कर दिया, तो किसको वो कर सकते हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।